गुड इवनिंग ऑल। बच्चों, जो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट हो गए सारे? कुछ क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। हाँ जी। मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए था एट्थ पार्ट, फिफ्थ का एट्थ पार्ट, और अभी हमने पार्ट फिफ्थ नहीं किया है और एग्जाम्पल नंबर 15 नहीं किया है। कुणाल, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, एक बार और भेज देना, मैं देख लेता हूँ। ठीक, नहीं तो अपना जीमेल आईडी मेरे को भेज देना, मैं बना दूंगा दोबारा से। ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो अभी बच्चों, हर्षिता, मैंने होमवर्क दिया था बेटा 8.4 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का था नाइन्थ पार्ट। सॉरी, फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट था, वहां 8.1 लिखा हुआ था। अच्छा, ठीक है। अब चलो, अभी अब ठीक है। कितने लोगों को वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जरा हैंड रेज करो। अगर दिक्कत आ रही है तो रीज्वाइन कर लो। ठीक है, नहीं आज टेस्ट नहीं है रक्षित, टेस्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो पहले अब हम ये दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि ज्योमेट्री का वो टॉपिक अपना रहता है अभी। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और पार्ट नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम लोग भी चेक करो ऐसे सॉल्व किया था कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए। कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई विद सीकेंट ए माइनस कॉस ए। मल्टीप्लाई विद सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, प्रूफ करना है बच्चों, 1/10 ए प्लस कॉट ए। 1/10 ए प्लस कॉट ए हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं। अगर आप बुक में देखो तो हिंट दे रखा है कि एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करो। पहले मैं आपको सिंप्लीफाई कराऊंगा, शो करके दिखाऊंगा थ्रू एलएचएस ओनली कि भाई कैसे आरएचएस को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन वाली बात समझाएंगे कि उसने हिंट क्यों दिया। तो एलएचएस लिया हमने, जो कि है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन के एलएचएस में साइन और कॉस, मैंने कहा था अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी साइन और कॉस आ रहा है और कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लग रही है, तो कन्वर्ट साइन एंड कॉस, कन्वर्ट अदर टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो बदलते हैं, कॉसेक को साइन की फॉर्म में चेंज किया तो कितना हो जाएगा, 1/sin माइनस साइन, कॉसेक यही चेंज होगा। और सीकेंड को लिख सकते हो 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है,
अब फर्स्ट ब्रैकेट में लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया साइन ए, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम हो गया कॉस ए, जो कि बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, आइडेंटिटी होती है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान दो, साइन ए से सिंगल साइन ए चला गया, कॉस ए से सिंगल कॉस ए चला गया, तो रिजल्ट अपने पास आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। क्या रिजल्ट आया? साइन ए इंटू कॉस ए। जब सिर्फ साइन और कॉस की फॉर्म में ही बच जाए क्वेश्चन, अब आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है तो आप आरएचएस की तरफ जा सकते हो, जैसे 1 अपॉन साइन ए आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया, 1 माइनस साइन ए आ गया। मतलब साइन और कॉस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो वहां टी रेशो बदलने की जरूरत नहीं होती है जब हम साइन और कॉस को भी बदल करके सोचें। तो ऐसा केस आपको हिंट देता है कि अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करो और उसे इसके इक्वल लाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप एलएचएस से ही आरएचएस को प्रूव करना चाहो तब भी क्वेश्चन को प्रूव किया जा सकता है। देखो कैसे, अगर आप आरएचएस पर ध्यान दो तो आरएचएस है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए, यानी न्यूमरेटर में तो 1 आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चले गए डिनोमिनेटर में, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चले गए डिनोमिनेटर में। आपके लिए रेशियोज ठीक रहेंगे, ठीक है। रेशियोज फंक्शन पढ़ेंगे आप 11th क्लास में। तो अब ऊपर 1 बनाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देख लिया बच्चों? अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो फिर वही क्वेश्चन, साइन ए इंटू कॉस ए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान दो जरा। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 चाहिए, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, अभी भी आंसर तक नहीं पहुंचे। अब आप ध्यान दो तो आंसर आ रहा है 10a प्लस कॉट ए। अब ये प्लस में कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे कि जो ये 1 आपको दिख रहा है इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1 इज कन्वर्टेड एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपने 1 को चेंज कर दिया। अब एलसीएम को कर दो बच्चों सेपरेट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो क्या मिला, साइन से सिंगल साइन कैंसिल आउट, कॉस से सिंगल कॉस कैंसिल आउट। साइन बाई कॉस क्या बन गया? tan ए। ये आ गया अपने पास tan ए, और कॉस बाई साइन क्या बन गया? cot ए, विच इज RHS। अब इसी को उल्टा सोच लो, अगर मैं RHS लेता तो पहले ये स्टेप होता, फिर tan ए को लिखता साइन ए बाई कॉस ए, और cot ए को लिखता कॉस ए बाई साइन, ठीक है। ये वाला स्टेप हो जाता। फिर उसके बाद इसके बाद आप साइन ए इंटू कॉस ए को एलसीएम लेते, आपके पास आता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये 1 हो जाता, और अगेन रेसिप्रोकल होके यही आ जाता। तो रिवर्स प्रोसेस पे चलो तो बाई टेकिंग RHS LHS इक्वल टू RHS आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन फटाफट। इसके लिए तुम लोगों को टाइम मिलता है 13 सेकेंड। 13 सेकेंड्स में पूरा सॉल्यूशन देखो। भूमि, कोई डाउट? और क्लियर?
चलो, जिसको समझ में आता जाए हैंड रेस करते जाओ। टेस्ट तुम लोगों का हो सकता है कि मैं थर्सडे लूं, 9 to 10, 9 p.m. to 10 p.m. ईशा, क्लियर और डाउट? बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है? लेकिन थर्सडे के करीब हो सकता है पेपर, तैयारी करो। अब आओ सबसे डिफरेंट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 15 पहले समझो। प्रेरणा, आप बहुत लेट हैं, क्या बात है? सभी हैंड डाउन कर लो अपने। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 और होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। गलत बात, प्रेरणा ध्यान रखा करो। 1 अपॉन सीकेंड थीटा -tan थीटा, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप एलएचएस को देखते हैं बच्चों, तो ऑलरेडी साइन कॉस, ध्यान देना, तो यानी कुछ बदला नहीं जा सकता, ये बता चुका हूं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, स्पेशल है। अब देखो, आगे आपको हिंट दिया गया, यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। कह रहा आप प्रूफ करो इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ हमें बच्चों हिंट दे रखा है, पेपर में ये नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हमें खुद समझना होगा, ठीक है? अब ध्यान रख लो कि साइन कॉस अगर आपके पास प्रेजेंट है, आंसर जो है वो सेक और 10 में आ रहा है, बट प्लस या माइनस में, जैसे सीकेंड -10 या सीकेंड +10, मल्टीप्लाई में नहीं, प्लस या माइनस में आए। या आंसर कॉसेक और कॉट में आए बट प्लस और माइनस के साथ आए। तो हमेशा याद रखो कि यहां साइन कॉस को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे उस पर ध्यान दो। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत स्पेशल है, इन्हें बस ध्यान रख लेना है, ठीक है? ये अपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने रफली समझे थे कि भाई ये चीज ऐसे कर दें, तो वो 99.9% में वर्कआउट करता है। लेकिन 1% ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इनको अब याद रख लेते हैं कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है? देखो अब कैसे सॉल्व करोगे। एलएचएस लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 और होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। सबसे पहला ध्यान आपको यहां पे आना चाहिए कि सीकेंट और 10 चाहिए और प्लस और माइनस में ही होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो साइन और कॉस, सीकेंट और 10 तभी दे सकते हैं जब यहाँ साइन सीकेंट और 10 बना हुआ हो, तभी तो हम ऐसी वैल्यू ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीकेंट और 10 बनाने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है 10 और 1 बाय कॉस होता है सेक, ठीक है? देखो अभी कैसे आएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा।
और अगर यही कॉसेक और कॉट होता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते साइन थीटा से। अगर कॉसेक और कॉट होता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते साइन थीटा से। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करने चल रहा हूं। तो न्यूमरेटर में आ गया बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और होल अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम को करिए सेपरेट, जो कि टेन थीटा सेक थीटा बन सके। तो एलसीएम को करते हैं सेपरेट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम सेपरेट करके लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसके बेनिफिट्स देखो, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल आउट, बाकी टेन और सेक थीटा बन गया। पहला देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सीकेंड थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा, 1 बाई कॉस सीकेंड थीटा। तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन अपॉन कॉस इट इज टेन थीटा, कॉस से कॉस कट के बचा है 1 और 1 बाई कॉस हो गया सीकेंड थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा, कॉस और कॉस कैंसिल आउट 1 और 1 बाई कॉस बन गया सीकेंड थीटा। ठीक है, मुझे चाहिए सीकेंड माइनस 10। तो पहले 10 और सीकेंड को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, बस पोजीशन ही बदलनी है। देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और होल अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब जो स्पेशल काम करना है वो इस स्टेप पर करना है, ध्यान देना। मुझे सीकेंड माइनस 10 बाहर लाना है और वो भी डिनोमिनेटर से लाना है। कहां से लाना है? डिनोमिनेटर से, सीकेंड माइनस 10। अगर मैं ध्यान दूं तो डिनोमिनेटर में सीकेंड माइनस 10 बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखो, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में अगर इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। देखो, सीकेंड माइनस 10 तो बन गया, लेकिन ये कॉमन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस 1 की है। भाई 1 तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, कॉमन कहां से आएगा? तो क्या करते हैं, 1 को कन्वर्ट करते हैं टी रेशो में, और ऐसे टी रेशो में कन्वर्ट करो जहां सीकेंड और टेन थीटा आने के चांस। तो हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बच्चों, आइडेंटिटी थी अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को ले जाऊं राइट में तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैंने क्या किया, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और इधर आ गया माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और 1 को लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को कर दिया कन्वर्ट। अब इसका फायदा देखते हैं जी। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और होल अपॉन माइनस एज इट इज सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला।
सीकेंट -10 और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो सीकेंट -10 एंड सीकेंट -10 कॉमन हो सकता है। एक ही वन को बदलना है, अगर डिनोमिनेटर चाहिए तो डिनोमिनेटर वाले को बदलना होगा, और न्यूमरेटर में आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर वाले को बदलना होगा। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने देते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा -1, और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया सीकेंट थीटा -10 थीटा विद इन अ ब्रैकेट। सीकेंट -10 चला गया, देखो पहला जो मैंने येलो से शेड किया हुआ है -1, जो हाईलाइट किया हुआ है वहां पे क्या बचा -1। ये सीकेंट -10 सेकेंड हाईलाइट से चला गया है तो क्या बचा 1, 1 इंटू सीकेंट प्लस 10 आ गया सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। अब जना अब दोनों ब्रैकेट पे जरा ध्यान दो, सीकेंट प्लस 10 -1, ये भी रहा देखो सीकेंट प्लस 10 -1, एक ही बात है, पोजीशन तो चेंज है। तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल आउट कर सकते हो, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया। नाउ द रिजल्ट इज 1 अपॉन secant theta -10 theta RHS। 15 seconds। पेपर में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ये हमें खुद सोचना होगा। तुम लोगों को दिख रहा है, बहुत छोटे तो नहीं हुए? देखो पढ़ने में आ रहा है, ध्यान से देखो। जसलीन तुमने बहुत छुट्टियां की है पिछले हफ्ते, क्या बात है? नहीं, एक दो क्लास में आपकी छुट्टी थी, दूसरे नाम से लेते थे क्या क्लास? कई बार बीच में गायब हो गए हो आप, सब रिकॉर्ड रहता है मेरे पास कि कौन कब गया है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा प्रैक्टिस का, इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है जसलीन, हो सकता है मुझसे गलती हुई, कोई बात नहीं। ओके, अब क्वेश्चन जिसको भी समझ में आ गया हैंड रेस करो। हर्षिता एंड ईशा, कोई डाउट और क्लियर? ईशा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो गई है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को खुद कंप्लीट करके भेजना है। फिफ्थ पार्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, बट यहाँ पे आपको डिवाइड करना है साइन से। तो कॉसेक और कॉट बनेगा, क्योंकि प्रूफ इसका न्यूमरेटर के अंदर है तो आपको न्यूमरेटर वाले वन को कन्वर्ट करना है। तो ये मुझे आप सबको भेजना है, ठीक है? इसे मुझे टेलीग्राम पर भेजना सॉल्व करके, अपने अपने आईडी से, ग्रुप में नहीं।
ठीक है, सॉल्व करके और उसकी पिक मेरे को सभी भेजना, मैं चेक करूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ये खुद करना है। तो एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो गई है। अब हम लोग करते हैं अपना टॉपिक सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, कुछ और तो डाउट नहीं किसी को ट्रिग्नोमेट्री में? अब ज्योमेट्री खत्म कर लें, है ना? ग्रुप पर नहीं, अपने अपने आईडी से सॉल्व करके ये क्वेश्चन भेजना है सबको। चलो बच्चों, पेज नंबर 117 पर आ जाओ, ट्राइंगल्स। एग्जाम्पल 15 ही तो किया हमने, ये एग्जाम्पल 15 खत्म हुआ है और आपको फिफ्थ पार्ट भेजना है। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फिफ्थ, सेम टू सेम है जैसे एग्जाम्पल 15 है। अब बच्चों ज्योमेट्री की तरफ चल रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। टॉपिक का नाम ट्राइंगल्स है, बट मैंने नाम लिखा है इसका सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि आप सिमिलर ट्राइंगल ही पढ़ोगे इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझना होगा कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स याद है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑलरेडी, अभी सभी अपने अपने हैंड डाउन कर दो। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ करके आ चुके हो 9th क्लास में, और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग भी क्लियर है, आनी चाहिए पूरी कॉन्ग्रुएंसी भी। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 कर रहे हैं हम ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई एक कॉन्ग्रुएंट फिगर और एक सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी बेटा, हाँ ट्राइंगल्स। अच्छा, तुम लोगों को सिमिलर ट्राइंगल में दिक्कत आ रही है तो उसको हटा देता हूँ, ट्राइंगल्स कर देता हूँ। अगर लग रहा है ऐसे कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक, हाँ सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, इसको समझना पहले। सबसे पहले तो आओ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? जैसे मान लो अपने पास दो सर्कल हैं, सर्कल C1 with radius R1 and circle C2 with radius R2। बहुत ध्यान से समझना, एकदम डिफरेंस सबको क्लियर होना चाहिए, C1 और C2। अगर हम बात करें बेटे सर्कल की, कि भाई एरिया, अगर दोनों रेडियस बराबर हैं, इफ R1 इज इक्वल टू R2, तो इसका मतलब है दोनों सर्कल बराबर है, दोनों सर्कल के एरिया भी बराबर, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। भाई R1 R2 बराबर है तो पाई तो सेम ही है सब में, तो एरिया बराबर होगा। अगर दो सर्कल के रेडियस इक्वल है तो उनके एरिया इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं कि ऐसी फिगर्स जिसमें एरिया और शेप दोनों सेम हो, उसको आप कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे आप कहें C1 कॉन्ग्रुएंट टू C2, इसका मतलब है कि सर्कल्स आर ऑल्सो इक्वल इन एरिया। सर्कल्स क्या है? इक्वल इन एरिया भी है। C1 कॉन्ग्रुएंट C2, जो ये वाला पोर्शन होता है, ध्यान देना, ये बताता है इक्वल इन एरिया, इक्वल टू वाला साइन। और जो आप ये ऊपर वाला साइन देख रहे हो, ये बताता है सिमिलर, सेम शेप, शेप एक जैसी है, इक्वल एरिया है, तभी आप इसे कह सकते हो कि ये जो गिवन फिगर है ये एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है।
ठीक है। इक्वल वर्ड जो है वो ज्योमेट्री में नहीं चलता, तो इसलिए हम ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल वैसे बोल लेते हैं जनरली, दो सर्कल बराबर हैं, इक्वल सर्कल्स हैं। इक्वल सर्कल सही वर्डिंग नहीं है, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों सर्कल है, दोनों के एरिया बराबर है, देन कॉन्ग्रुएंट। क्या एक सर्कल और एक स्क्वायर का एरिया नहीं बराबर हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लो सर्कल का एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी एरिया निकल सकता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं? नहीं, क्योंकि ये इक्वल इन एरिया तो है बट सेम शेप में नहीं, तो आप इन्हें कभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बोल सकते। ये फर्क है इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंसी दो चीजें लेता है, सेम शेप और इक्वल इन एरिया, तब हम किसी फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अभी कितने लोग कॉन्ग्रुएंसी और इक्वालिटी में फर्क समझ गए? हैंड रेस करो फटाफट। कृतिका, साहिर, कोई डाउट बेटा? कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मीनिंग क्या है वो क्लियर हो गया सबको? अब आता हूं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पर। भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? तो सर्कल समझ गए, हमने तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा था। नहीं, इक्वल का मतलब है जैसे नंबर्स इक्वल होते हैं, क्वांटिटीज इक्वल होती हैं, बट ज्योमेट्रिक फिगर्स इक्वल नहीं होती, ज्योमेट्रिक फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है। और उस कॉन्ग्रुएंसी में उनकी शेप सेम होनी चाहिए और उनका एरिया बराबर होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसका कुछ नहीं कर सकते विशेष, ये तो करेगा अपना काम। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? अभी शांत हो जाएगा थोड़ी देर। सर सर एक डाउट है सर। हाँ जी। सर आपने बोला कि अगर दो सर्कल्स है और उसमें R1 = R2 है, तो जो सर्कल वन है वो सर्कल टू के कॉन्ग्रुएंट है। हाँ तो जी। सर मेरा यही सवाल था कि जो इक्वालिटी है, मतलब किसी भी लेंथ में या फिर किसी भी कॉर्ड में सर्कल के केस में, तो हम्म। सर वो डिपेंडेंट है कॉन्ग्रुएंसी पे उस शेप की? मेरे पास ये डाउट था। जैसे कॉर्ड हमने बनाई है ना, कॉर्ड, यस सर। कॉर्ड में बेटा जो कॉर्ड है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, उसमें एक ही क्वांटिटी है, क्योंकि कॉर्ड जो है वो एरिया नहीं लेती है। अगर मैं बात करूं तो कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ब्रेथलेस लेंथ है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, इसके अंदर एरिया नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे वर्ड इक्वल यूज कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ ही तो इक्वल हुई। अब सर्कल में दो क्वांटिटी है, इक्वल रेडियस, भाई इक्वल है, और एरिया। अब इसमें क्या है कि सर्कल सेम शेप में है, एरिया भी सर्कल का होता है, इसलिए अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो इन दो क्वांटिटीज के बारे में सोचना होगा कि भाई शेप सेम है, भाई सर्कल है, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का, एक सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। अब सेम शेप तो है बट नॉट इन इक्वल एरिया, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो चीजें जरूरी है, और कॉन्ग्रुएंसी हमेशा पॉलीगन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पॉलीगन समझ गए? एनी क्लोज फिगर। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं अभी। ठीक है, अब देखो आगे। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कि मेन यहां पर है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में क्या क्राइटेरियाज होते हैं जब उन्हें आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो? ठीक है, पहली बात हमें ये समझनी होगी कि क्या क्राइटेरियाज लगेंगे कि आप उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्राइटेरियाज है। कंडीशन वही रहेगी, सेम शेप और इक्वल इन एरिया।
ये हो गई ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर हम कहते हैं बच्चों ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हमने बोल दिया। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले जो आप दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो वो दोनों ही ट्राइंगल, मतलब 3 साइडेड फिगर है। दूसरी बात क्या, उनके एरियाज इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग ये है। और क्या क्या बातें ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हो सकती हैं। द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, वो नेमिंग में नजर आता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे अगर आप यहां से ए बी ले रहे हो तो ये पी क्यू के ही बराबर होगा। रैंडम इक्वल नहीं होगा कि ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। इसी तरीके से आप पोजीशन वैल्यूज देखोगे, द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 3 रिजल्ट साइड्स के और 3 ही रिजल्ट एंगल्स के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज वेल एज लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग है। ऑल्सो एरिया इज इक्वल। ठीक है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then their area always equal, but converse is not true। कि कोई ये कहे कि if area of 2 triangles are equal then the triangle is congruent, ये false है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये कंफर्म है कि उनके एरियाज जरूर इक्वल है। ठीक है, और बाकी कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज आप लोग पढ़ चुके हो। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो जब बीच में किसी को समस्या होगी तब समझाऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, बाकी वो 9th में आप कर चुके हो। क्लियर बात यहां तक। और जिसको अगर दिक्कत आ रही है तो मैं 9th क्लास का वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी मैंने क्लास ली थी, उसमें हमने सारे क्राइटेरियाज पढ़े थे। ठीक है, 1 मिनट, बाकी सब कितने लोगों को स्क्रीन क्लियर है? जरा हैंड रेस करना, ये सब डाउन करो हैंड, जिनको क्लियर है स्क्रीन बताओ। अभी कृतिका ठीक है स्क्रीन लगभग सब? सर ठीक है ना, ठीक है। अब ये तो रही बात बच्चों कॉन्ग्रुएंसी की। भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ ली, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल समझ लिया। अब बात करते हैं भाई सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब है। सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हमने पढ़ना है तो ये सिमिलर का क्या मतलब है? ट्राइंगल भी तो एक फिगर है ना। तो पहले समझते हैं सिमिलर फिगर्स, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। देखो सिमिलर फिगर्स क्या होती है। अगर आपके पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल है और एक ये दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल में अगर आप ध्यान दो, मान लो इस सर्कल की रेडियस है R1 और इस सर्कल की रेडियस है R2। ये अपना सर्कल C1 है और ये है सर्कल C2। यहां अगर आप ध्यान दो तो R1 ग्रेटर देन R2, मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल है, तो मैं ग्रेटर नहीं यहां लिख देता हूं, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, बराबर नहीं है। एवरी सर्कल्स आर सिमिलर, हर एक सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सर्कल्स के पेयर अगर आपको दिए हैं तो सिमिलर है, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए सिर्फ क्राइटेरिया क्या होता है
कि जो फिगर्स हैं उनकी शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर जैसे मैं सर्कल की बात कर रहा हूं, अभी और भी समझाऊंगा और क्या क्राइटेरिया आगे आएगा। C1 सिमिलर टू C2, इसमें वो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है कि उनके एरियाज भी बराबर, कोई जरूरी नहीं कि एरिया बराबर। C1 सिमिलर टू C2, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तभी होगी जब उसमें सिमिलरिटी आएगी। भाई सिमिलर तो आना ही आना है, उसके अलावा अगला रिजल्ट आना चाहिए। तो एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, समझ गए। अच्छा, सिमिलरिटी का एक और एग्जांपल करता हूं। भाई ये तो जैसे सर्कल था, इसमें एक ही क्वांटिटी थी कि भाई R1 और R2 था। अगर मान लो अपने पास आ जाए स्क्वायर, ये तो सर्कल देखा बच्चों, अगर मान लो अपने पास आ जाए स्क्वायर, ठीक है, ABCDPQRS, ठीक है। ये आ गया अपने पास सपोज 10 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर लेंथ है। सर्कल के अलावा अगर कोई भी पॉलीगन आ जाए, क्योंकि सर्कल में तो एक ही क्वांटिटी है, इसमें एंगल नहीं होते, तो इसलिए आप डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन अगर जैसे स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल आ गया, पेंटागन आ गया, हेक्सागन आ गया, तो यहाँ अब एंगल आ गए। एंगल आ गए तो यहाँ क्वांटिटी दो हो गई, एक तो लेंथ ऑफ साइड्स हो गए और दूसरा एंगल्स हो गए। इफ द corresponding sides of two figures are proportional and corresponding angles are also equal, then two figures are similar। अब क्या क्या करना है, corresponding sides होनी चाहिए proportional, और आपने कॉन्ग्रुएंट में क्या पढ़ा था, corresponding sides होनी चाहिए equal, और corresponding एंगल होने चाहिए इक्वल, तब ट्राइंगल या कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है। बट यहाँ आप क्या देख रहे हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। यहाँ तो कोई भी ले सकते हो, सारी 10 है, तो मैं ऐसे लेता हूं, सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पर कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC सॉरी बेटा, CD अपॉन RS, DA अपॉन SP। आ गया 10/2, दैट इज 5/1, oh sorry 5/2, 10/5 इज इक्वल टू 2/1। क्या सब यही रेशियो नहीं देंगे? तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, इसमें भी 90 90 90 90, ये देखो। तो अब क्या आया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। वैसे तो कोई भी बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू Q, एंगल C इज इक्वल टू R, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, देयरफॉर ABCD इज सिमिलर विद PQRS। क्यों सिमिलर होता है भाई, corresponding sides proportional and corresponding angles are equal, then two figure are said to be a similar figure। Pair of squares are always similar। Pair of equal या squares are similar figures। Equilateral triangles are similar figures। Equilateral triangle पर ध्यान दो, Equilateral triangle की सारी साइड बराबर होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो जब भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बोले, ऑलवेज सिमिलर।
दो स्क्वायर के बारे में बोले ऑलवेज सिमिलर, दो सर्कल के बारे में बोले ऑलवेज सिमिलर। लेकिन रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे कि भाई दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी का क्या मतलब है, या दो ट्राइंगल कब सिमिलर होती है। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को, क्योंकि मेन ट्राइंगल का काम है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ इक्वल रहेगा, तो ये कुछ स्पेशल केस हैं सिमिलर समझने के लिए। अब आओ बच्चों सिमिलर ट्राइंगल पर। सभी अपने अपने क्वेश्चन तैयार रखो, कोई दिमाग में कंफ्यूजन बन रही हो तो। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर अपने पास कोई भी दो ट्राइंगल गिवन है और हमें ये देखना है कि क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ए बी सी पी क्यू आर। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनल, इफ ए बी, कोई भी हो सकती है बेटा, मैं नेमिंग इस तरीके से ले रहा हूं अपनी तरफ से, ए बी अपॉन पी क्यू का जो भी रेशो आए, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का रेशो। अगर ये रेशोज बराबर हैं एंड corresponding angles are also equal, कोई भी हो सकते हैं, एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q and एंगल C is equal to एंगल R। अगर ये दो कंडीशन कोई भी ट्राइंगल सेटिस्फाई करती हैं, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब यहां भी कॉन्ग्रुएंसी की तरह नेमिंग का ध्यान रखना होता है। देन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। जरा चेक करते हैं क्या सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू, जैसे वहां इक्वल था, यहाँ रेशियो में देखो ए बी अपॉन पी क्यू सही पोजीशन पर आ रहा है, ए बी के नीचे पी क्यू होना चाहिए, पहले दो और उसके भी पहले दो। फिर दूसरा चेक करो, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर सही आ रहा है। तीसरा चेक करो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर सेटिस्फाई। एंगल चेक करिए, एंगल ए और पी की पोजीशन सेम, एंगल बी और क्यू सेम है, सी और आर सेम। मतलब जब आपको क्राइटेरिया दिया जाए, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी होगी जो कि पूरे के पूरे सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। तो ये से ट्राइंगल क्या हुई, सिमिलर। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ ट्राइंगल इज सिमिलर देन दीज 6 रिजल्ट्स एग्जिस्ट। ठीक है, कि भाई corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं, when their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional, then two figures are similar except circle, क्योंकि सर्कल में एंगल नहीं होता तो उसको हम चेक नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब आओ बच्चों पेज नंबर 122। पहले मुझे कंफर्म करो कि सबको प्रॉपर अब तक का जितना मैंने समझाया कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं, हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो। जसलीन और पूजा क्लियर हो गया या भी दिक्कत है? हाँ जी बेटा, रेशियो चेक करते हैं और एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सभी पेज नंबर 122 पर आओ। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, जितना मैंने पढ़ाया ध्यान से सभी सोचो।
fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All the circles are congruent figure or similar. All the circles are congruent or similar. सभी अपना अपना आंसर टेक्स्ट करो. वेरी गुड श्रेयाशी, शाबाश साहिब. सभी सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? वेरी गुड पूजा. सिमिलर, शाबाश. सबको ये बात क्लियर है? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, बता चुका हूं. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर क्यों होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी प्रोपोर्शनल हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बराबर. ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सी? आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. बाकी सब ट्राइंगल की ये प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा. इक्विलेटरल में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल में अगर एक की साइड मान लो 10 है और एक की मान लो 5 है तो रेशियो अपने आप बराबर आ गई. और इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी लेंथ ऑफ साइड्स की हो, उसके वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री के ही होने हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल. ओके, ठीक है. अच्छा, अब आओ फोर्थ पार्ट पर. टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का मतलब मे बी ट्राइंगल, सर्कल, ठीक है, हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर. टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal. Good. B, their corresponding sides are proportional. समझ गए कि भाई दो पॉलीगन बराबर तब होते हैं जब उनके corresponding एंगल हो इक्वल और उनकी corresponding साइड्स हो प्रोपोर्शनल. खत्म. Give two different examples of pair of similar figures. सिमिलर फिगर्स में दो सर्कल ले सकते हैं या दो इक्विलेटरल ट्राइंगल. नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या ले सकते हैं? एक ट्राइंगल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं. ठीक है, खत्म. स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. तुम लोग मुझे आंसर बताओ थर्ड का, कि ये दोनों जो गिवन क्वाड्रिलेटरल हैं सिमिलर है कि नहीं. चेक करके बताओ फटाफट. पेज नंबर 122, सबका आंसर मुझे चाहिए. गुड. रीजनिंग भी लिखो. Why not similar? हाँ जी, रीजनिंग भी चाहिए बच्चों. लिखो लिखो फटाफट. क्यों सिमिलर नहीं है? वेरी गुड पूजा. साहिर, थोड़ा और ध्यान लगाओ. रीजनिंग करो थोड़ा. क्यों? मुझे रीजनिंग चाहिए ना, क्यों ऐसा नहीं है? वो तो ठीक है. क्वेश्चन ये है अपने पास, पी क्यू आर एस ए बी सी डी. सभी के आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है? सो गए क्या सब? हाँ जी. वेरी गुड, करेक्ट है बेटा. बोथ आर पेंटागन. पेंटागन थोड़ी है ये, क्वाड्रिलेटरल. पॉलीगन सर, पॉलीगन, सॉरी पॉलीगन. यस, ठीक है. सिमिलर है जसलीन. तो जब भी हमें किसी भी फिगर की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, कुणाल अभी ठीक है, नहीं तो रिज्वाइन कर लो.
जब भी हमें किसी भी फिगर की कॉन्ग्रुएंसी चेक और सिमिलरिटी चेक करनी है, तो पहला केस कि क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वली आएंगी, अलग अलग साइड्स भी हो सकती हैं, अलग अलग लेंथ की भी हो सकती हैं, लेकिन जब उनका आप रेशियो निकालो तो वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास है पी क्यू अपॉन ए बी, कोई भी ले सकता हूं बेटा, 1.5 अपॉन 3 यानी 30 हो गया, दैट इज 1/2। इसी तरीके से अगर आप निकालो क्यू आर अपॉन बी सी, तो 1.5/3 ये भी 1/2। अगर हम फाइंड आउट करें आर एस अपॉन सी डी, तो ये भी 1.5/3 दैट इज 1/2, और एस पी बाई डी ए यानी 1.5/3 दैट इज 1/2। करेक्ट है। अब आपने ये तो देख लिया जी, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, आर एस अपॉन सी डी, एस पी अपॉन डी ए। भाई कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं। अब इसका दूसरा क्राइटेरिया, एक से काम नहीं चलता, क्या कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। भाई एंगल ए 90 है, जैसी आपको फिगर दिख रही है, क्या पी 90 हो सकता है? नहीं, बिकॉज कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। Therefore, PQRS is not similar with, not similar लिख देता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूजन रहेगी। PQRS is not similar with ABCD, या ABCD and PQRS are not similar। ठीक है, समझ गए। तो अब एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, कि ऐसा नहीं है कि एक एंगल अगर बराबर हो जाए तो सिमिलर हो जाएगा। इफ एट लीस्ट वन एंगल आर डिफर, then the triangles are, या then the figures are not a similar figure। कम से कम एक एंगल भी अगर अलग हो गया या एक रेशो भी अलग हो गई तो फिगर सिमिलर नहीं होंगी। ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जितनी भी आपको गिवन है, एंड ऑल पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन टू फिगर्स आर सिमिलर फिगर। ठीक है, तो कितने लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए? हैंड रेस करो। वेरी गुड। भूमि, कृतिका, प्रेरणा, साहिर, क्लियर और डाउट? ठीक है, अच्छा, आज तुम लोगों को ये सारा रिवाइज करना है जो मैंने पढ़ाया है, ध्यान से इसको समझ लेना है। कोई डाउट हो तो अगली क्लास में क्लियर करना है। और ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम पर, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। मैसेज में लिखूंगा कौन कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कहां से कहां तक, तो वो होमवर्क आपको सबमिट करना है असाइनमेंट का। क्लियर होगी बात? समझ गए? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? अब एंड कर रहा हूं क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टेस्ट तैयार कर लेना तुम लोग, थर्सडे हो सकता है। बाय बाय बच्चों।